नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल एजुकेटर ऑफ दिल्ली में। मेरा नाम मुकेश किरार है। आप मेरे साथ काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं। आपको पता है कि मैं एजुकेशनल वीडियो बनाता रहता हूं और आप सबके बीच में शेयर करता रहता हूं। तो अभी मैंने जो नया टॉपिक शुरू किया था वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कवर किया था। ये BA LLB थर्ड सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट। तो इसी को आजकल हम कवर कर रहे हैं। इसका अगला टॉपिक, पहला टॉपिक हम कवर कर चुके थे, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। अगले टॉपिक की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। एक बार फिर मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, जैसा हमेशा कहता हूं, कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा चैनल ग्रो कर सके। आपको पता है कि मेरा चैनल अभी नया है और नया होने के साथ साथ इतने सारा प्यार आप सबका मिल रहा है, इतने व्यूज़ आपके मिल रहे हैं। उससे मैंने 1500 व्यूज़ कवर कर लिए हैं। तो 1500 व्यूज़ कवर करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप सब लोगों का साथ से ही मैं ये बहुत जल्दी ही इस माइलस्टोन तक पहुंच पाया हूं। और आगे भी कोशिश रहेगी कि आपके लिए ऐसी एजुकेशनल वीडियोस बना बना के देता रहूं। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले तो मैंने जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में आपको पहले बता चुका हूँ, उस चीज़ों को मैं रिवाइज़ यहाँ पर नहीं करके समय ख़राब नहीं करूँगा। मैं आपको इन शॉर्ट केस में बता देता हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टियाँ होती हैं, ऑफरर और ऑफरी। जिसको ऑफ़र किया जा रहा है वो एक ऑफ़र करता है, जिसको ऑफरी जो है वो ऑफ़र जो है वो एक्सेप्ट करता है, और एक्सेप्ट करने के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट का रूप लेता है। उसमें कई सारी टर्म्स एंड कंडीशन है जो पहले मैं आपको बता चुका हूँ। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं, प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि कॉन्ट्रैक्ट में केवल वही पार्टियों पर केस हो सकता है जो कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूडेड है। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में लिखा है। यानी कि केवल वही पार्टी कॉन्ट्रैक्ट के लिए लायबल हैं, या उन्हीं पार्टी के ऊपर केस हो सकता है जो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट से डायरेक्टली एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, चाहे वो दो पार्टी हों या दो से अधिक पार्टियां। लेकिन जिन पार्टियों ने एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है वही पार्टी कोर्ट में उनके ऊपर ही लाइबिलिटी बन सकती है। इसे कहते हैं प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड कंसिडरेशन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। एक बार फिर दोबारा से क्लियर कर दूं कि प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि केवल उन्हीं पार्टियों के ऊपर केस हो सकता है जो पार्टी डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, या जिनके बीच में रिटर्न एग्रीमेंट बना हुआ है, या ओरल एग्रीमेंट भी हो सकता है कई प्रकार के केसेस के अंदर। पर नॉर्मली एग्रीमेंट रिटर्न ही होते हैं, और रिटर्न एग्रीमेंट जो लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है उसे ही इसमें कवर किया जाता है। तो बाहर की पार्टियां, उनके ऊपर प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता, यानी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करना उनके ऊपर नहीं आता है। आगे शुरू करते हैं। प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ओनली दोज persons who are parties to a contract can sue and be sued upon the contract। केवल वही पार्टियों के ऊपर केस हो सकता है जो पार्टियां कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी हैं, यानी कि ऐसी पार्टियां जो कॉन्ट्रैक्ट से नहीं जुड़ी हैं उन पर केस नहीं हो सकता। तो प्रति और प्रतिवादी केवल वही पक्ष हो सकते हैं जो किसी के कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा, एग्रीमेंट के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दिस रूल इज़ कॉल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसे प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का डॉक्ट्रिन कहते हैं। एक और शब्द मैंने डेफिनेशन लिखी है, वो भी आप सुन लीजिए। स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट श्यू, ओनली अ पर्सन हु इज़ अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन श्यू ऑन इट। किसी भी अजनबी को कॉन्ट्रैक्ट के लिए श्यू नहीं किया जा सकता, यानी कि उसके ऊपर केस नहीं किया जा सकता। केवल उसी पर्सन के ऊपर केस किया जा सकता है जो कॉन्ट्रैक्ट के साथ जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली इन्वॉल्व है कॉन्ट्रैक्ट से। तो ऐसे किसी भी आदमी के ऊपर केस नहीं बनता जिस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, जो कॉन्ट्रैक्ट में डायरेक्टली इन्वॉल्व ना हो। आगे पढ़ते हैं कि जैसे हर चीज़ के पक्ष और विपक्ष होते हैं, हर चीज़ के वाद और अपवाद होते हैं, तो उसी तरह से प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के भी कुछ अपवाद हैं, और इन अपवादों को हम लोग डिटेल में आगे समझने की कोशिश करेंगे। ब्रिटिश लॉ के अंदर, ब्रिटिश लॉ से ही हमारा लॉ बना है, ये आप सबको पता है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने, इंग्लैंड ने बहुत सालों तक हमारे पर राज किया था, और उन्हीं के राज करने की वजह से इंडियन कानून के अंदर काफ़ी झलक जो है ब्रिटिश कानून की नज़र आती है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो भी काफ़ी हद तक 80% तक जो है वो इंग्लैंड के कानून से प्रभावित है, और प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी इंग्लैंड के लॉ का कॉन्सेप्ट है जो इंडिया में आया और इंडियन लॉ के अंदर जुड़ा। लेकिन इंडियन लॉ ने कई चीज़ें, इंडियन ने लॉयर्स ने या इंडिया के कानून बनाने वालों ने कई चीज़ें नोट की, जिसकी वजह से प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का फ़ायदा
कुछ लोग उठा लेते हैं धोखाधड़ी करने के लिए और कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचाने के लिए कुछ एक्सेप्शंस जो हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में जोड़ दी गई, जो ब्रिटिश के कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होती। इंग्लैंड के कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये एक्सेप्शंस नहीं है, पर इंडिया के कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इसको ये जोड़ने से ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो और ज़्यादा अच्छा बन गया और ज़्यादा मजबूत हो गया। तो अब इस एक्सेप्शंस को पढ़ लेते हैं। ये एक्सेप्शंस वो कंडीशन होती हैं जहाँ पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ लागू नहीं होता। यानी कि इन केसेस के अंदर सिर्फ पार्टी के ऊपर ही केस नहीं किया जा सकता। ऐसी पार्टियां जो कॉन्ट्रैक्ट से इनडायरेक्टली एसोसिएट है यानी कि इनडायरेक्टली जो कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व हैं, उन पार्टियों के ऊपर भी केस हो सकता है। तो आइए इसको शुरू करते हैं। पहला है ट्रस्ट। ट्रस्ट जैसा आप सबको पता है कि कोई एनजीओ होती है या ट्रस्ट होती है जो पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करती है। मान लो कि पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करती है, उसको किसी ने फ़ंड दिया 2 लाख रुपए फ़ंड दिया और बोला ये गरीब बच्चों को आपको कुछ चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करनी है। मान लो सर्दी का मौसम है तो सर्दी के मौसम में कंबल डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो एनजीओ ने क्या किया कि 2 लाख रुपये से ले लिया और 50,000 के कंबल सिर्फ गरीबों में बांट दिया और 1.5 लाख रुपये के कंबल नहीं बांटे। तो जिन लोगों को कंबल नहीं मिले उनके साथ तो कोई कॉन्टैक्ट नहीं हुआ था बांटने वाले का। तो लेकिन अगर बांटने वाले को यह पता लग जाए कि ये प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है यानी कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो वो स्यू कर सकता है, क्योंकि वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है ट्रस्ट। बट इन केस ऑफ बेनिफिशरी भी स्यू कर सकता है। किसके ऊपर? ट्रस्ट के ऊपर। और ट्रस्ट जो है वो मीडिएटरी कॉन्सेप्ट है। दूसरा एग्जांपल का समझ लेते हैं कि मान लो कि ए जो है बी का बेटा है, तो ए और बी का जो बेटा है वो दूर दूर रहते हैं। मान लो कि ए रहता है दिल्ली में और उसका बेटा बी रहता है बॉम्बे में। उसका कोई भी रीज़न हो सकता है, मान लो कि पढ़ाई की वजह से वो बॉम्बे में रह रहा है या कोई और रीज़न है। ए की तबीयत ख़राब होनी शुरू हो जाती है तो उसको लगता है कि मेरे बेटे के आने तक पता नहीं मैं ठीक रहूँगा कि नहीं, तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट बना देता है और उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो डी को जो है वो एक ट्रस्टी बना देता है और डी को कहता है कि मेरा बेटा जो बी है जो बॉम्बे में रह रहा है उसके लिए आपको मैं ट्रस्टी अपॉइंट करता हूँ। मेरी जो भी प्रॉपर्टी है, उसकी जो भी अर्निंग है, मेरा जो भी बिजनेस है उसकी जो भी अर्निंग है, वो सारी अर्निंग्स आपको मेरे बेनिफिशियरी यानी कि मेरे बेटे सी तक पहुँचानी है। तो डी इसके लिए तैयार हो जाता है और एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट बन जाता है ए के बीच में और डी के बीच में। अभी सी को पता नहीं है इस एग्रीमेंट के बारे में। तो जब तक वो ज़िंदा रहता है, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो वो घर पे रहता है। तो सारा बिजनेस कौन देख रहा है? सारा बिजनेस डी देख रहा है और डी सारे बिजनेस में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। अब जब डी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है तो वही सारा पैसा देख रहा है। वो हर महीने खर्चा जो है वो सी को बॉम्बे में भेजता रहता है। वो जो भी खर्चा मांगता है अपने एजुकेशन से जुड़ा हुआ, अपने और खर्चों से जुड़ा हुआ, वो सारा पैसा उसको टाइम टू टाइम भेजता रहता है। अब जो है ए की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और ए की डेथ हो जाती है। ए मर जाता है। जब ए मर जाता है तो बी को पता लगता है कि ए की डेथ हो गई उसके पिताजी की। तो वो वापस दिल्ली आता है तो वो काफ़ी परेशान हो जाता है कि उसके बाद वो दोबारा पढ़ाई के लिए बॉम्बे चला जाता है। तो बॉम्बे जाने के बाद वो पैसे मांगता है डी से कि आप पहले पैसे भेजते थे और मेरे फादर का जितना भी बिजनेस है और जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है वो सब आपके कंट्रोल में है और आपके पास सबका पैसा आ रहा है, तो आप मुझे खर्चे के लिए पैसे भेजिए। पर जो डी है उसकी नीयत बदल जाती है ए के मरते। उसको लगता है कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट तो ए के साथ हुआ था, तो अब तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बनेगा नहीं, प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लागू हो जाएगा यहाँ पर। तो वो इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है और डी जो है सी को पैसा देने से मना कर देता है। तो सी जो होता है वो कोर्ट चला जाता है और सी कहता है कि मेरे पेरेंट्स की जो भी प्रॉपर्टी थी वो डी के पास है। डी उसका ट्रस्टी अपॉइंटेड है और उसका फ़र्ज बनता है, उसको मेरे फादर ने जो है ट्रस्ट बनाया था और ट्रस्ट बना के ये बोला था कि मेरे को यानी कि उसके बेटे सी को, यानी कि सी कहता है कि मुझे मेरे फादर के ट्रस्ट से पैसा मिलना चाहिए, लेकिन अब ट्रस्टी की जो है नीयत बदल गई है। तो डी ये कहता है कि जी यहाँ कोर्ट में जाके कि यहाँ तो प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लगता है, मेरे और सी के बीच में तो कोई कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, कॉन्ट्रैक्ट तो ए और डी के बीच में हुआ था, तो मैं इसको पैसा क्यों दूंगा। तो कोर्ट इस केस में ये कहती है कि इनडायरेक्टली जो बेनिफिशियरी के बेनिफिट के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, यानी कि ए ने इनडायरेक्टली बेनिफिट सी को देने के लिए ही कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, ट्रस्ट अपॉइंट की थी, तो उसका जो ट्रस्टी है वो सी, वो आप पैसे देने से मना नहीं कर सकता, उसको बी को पैसे देने ही होंगे। तो इस केस में हमने ट्रस्ट वाला एग्जांपल समझ लिया। अब आगे एक बार फैमिली सेटलमेंट समझ लेते हैं। फैमिली सेटलमेंट जैसे हिंदू फैमिली होती हैं, उसमें एक कर्ता होता है, वो कोई बिज़नेस होता है, पूरी फैमिली मिलकर उस बिज़नेस को चलाती है, लेकिन उस बिज़नेस का जो भी प्रॉफिट होता है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली सभी फैमिली मेम्बर्स में बढ़ता है। तो अगर ऐसे केस में कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है तो जो भी जिसके साथ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो उस फैमिली के कर्ता के ऊपर केस करेगा और
कर्ता से डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूरी फैमिली उसमें रिलेटेड है। तो फैमिली सेटलमेंट हो गया। मान लो कि फैमिली अब डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, डिवाइड हो रही है, अब न्यूक्लियर फैमिली बन रही है जॉइंट फैमिली से, तो उसके जितने भी बिजनेस हैं वो भी सारे बटेंगे। तो इसमें चाहे उसका कोई लॉस या उसके प्रॉफिट की कोई लाइबिलिटी हो या ना हो, लेकिन वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। तो उसके जो बेनिफिशरीज़ हैं, यानी कि जो फैमिली सेटलमेंट के पार्टीज़ हैं, उनके बीच में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं हुआ तो वो बिजनेस के लॉसेस में उनका इन रिलेशन होगा, क्योंकि उससे पहले तो बिजनेस सारा करता ही चला रहा था। अब करता के पास तो है नहीं, क्योंकि फैमिली जो है अब जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली बन रही है। तो ये फैमिली सेटलमेंट हो गया। अब मैरिज कॉन्ट्रैक्ट देख लेते हैं, जिसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, आप इसको पढ़ लेना। सुंदर राजा वर्सेस लक्ष्मी का केस है मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में। मैरिज कॉन्ट्रैक्ट हुआ ए और बी के बीच में। ए ने बी को कहा, ए ने अपनी बेटी सी के लिए लड़का देखा डी, और ए ने डी को बोला कि अगर तुम मेरी बेटी से शादी करोगे तो मैं तुम्हें 10,000 रुपये दूंगा। लेकिन स्थिति ऐसी हुई कि जो बी थी वो किसी और से प्यार करती थी, उसने एक्स से शादी कर ली और डी से शादी नहीं कर पाई। तो यहाँ पर इस केस में जो एग्रीमेंट है उसकी कंडीशन पूरी नहीं हुई। तो वो ऐसा नहीं है कि उसमें जो अगली पार्टी डी है वो ये कहेगा कि मैंने बी से शादी की है तो मुझे आपके 10,000 रुपये मिलने चाहिए, नहीं, क्योंकि उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं था। तो ऐसी स्थिति में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो जब भी फुलफिल होगा जब वो शादी कर लेगा उससे। और वो शादी हो सकता है कि मान लो आगे जगह जो एक्स है वो मर जाता है, फिर बी फिर शादी कर लेती है सी से, तो उस केस में उसको 10,000 रुपये देने होंगे। अब आ गया असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसमें कृष्णालाल साधु वर्सेस परमीला बाला दासी 1928 का ये केस है। इसको बड़ा इंपॉर्टेंट जजमेंट है, इसको आप एक बार पढ़ लेना। बाकी मैं असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपको बता देता हूँ। असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में ये होता है, कभी कभी कुछ पार्टी अपनी जिम्मेदारी और लाइबिलिटीज़ किसी दूसरे पर ट्रांसफ़र कर देती हैं और इसके बारे में सामने वाली पार्टी को सूचित भी कर देती हैं। तो उसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो या ना हुआ, वो भी इस केस में अब वादी और प्रतिवादी बन सकता है। तो एक्नॉलेजमेंट ऑफ लाइबिलिटी एक बार और सुन लेते हैं ज़रा ध्यान से। एक्नॉलेजमेंट ऑफ लाइबिलिटी का ये मतलब है कि मान लो कि ए ने सी से लोन लिया 10,000 रुपये। ए ने सी से लोन कितना लिया? 10,000 रुपये का लोन लिया। तो ए और बी ने एग्रीमेंट बना लिया कि भाई मैंने तेरे को लोन दिया है 10,000 रुपये का, तो हम दोनों ने एग्रीमेंट साइन कर लिया कि मैं 2 महीने बाद विद इंटरेस्ट आपको ये लोन के पैसे चुका दूंगा। अचानक से ए को पैसे की ज़रूरत पड़ी, उसके पास पैसे नहीं थे, तो उसने वो कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसफ़र कर दिया सी तक। सी को बोला कि भाई मैंने बी को 2 लाख रुपये उधार दे रखे हैं, 10,000 रुपये उधार दे रखे हैं, वो मुझे इतने टाइम बाद वापस देगा, आज मुझे पैसे की ज़रूरत है, तुम मुझे वो पैसा दे दो और तुम डायरेक्टली बी से पैसा ले लेना। तो सी ने बोला भाई ऐसे नहीं, आप मुझे मिलवा दो एक बार। तो ए ने क्या किया, बी को बोला कि भाई मैंने इससे पैसा लिया है सी से, तो अब आप मुझे 2 महीने बाद मत लौटाना, डायरेक्टली सी को लौटा देना। अब जब कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ तो बी की नियत बदल गई। बी ने बोला कि भाई मुझे तो सी को पैसे देना, सी को मैं दूंगा नहीं, क्योंकि मेरा कोई एग्रीमेंट ही नहीं हुआ, तो प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मैं बेनिफिट ले लूँगा। क्योंकि प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में तो ये लिखा है भाई कि डायरेक्टली पार्टी जो होती है कॉन्ट्रैक्ट में वही इश्यू कर सकती हैं, केस कर सकती हैं कोर्ट में। बट जब ये केस कोर्ट में गया तो कोर्ट ने ये बोला कि ये एक्नॉलेजमेंट ऑफ लाइबिलिटी, इसके अंदर एक्सेप्शन लागू होता है, तो प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यहाँ नहीं लगेगा, क्योंकि बी को ए ने पहले ही बता दिया था कि भाई मैंने पैसा उधार ले लिया है, तो बी को पैसा सी को देना पड़ेगा। अब आ गया कन्वेनेंट रनिंग विद द लैंड। मान लो कोई लैंड का टुकड़ा है, किसी ने अपना 100 गज का या किसी ने अपना 5 बीघे का खेत बेच दिया दूसरे को, और उस 5 बीघे के खेत में एक पानी का पंप लगा हुआ था, ट्यूबवेल लगा हुआ था। उस ट्यूबवेल से किसी मान लो कि किसी एक्स के खेत में पानी जाता था, तो एक्स को तो पता नहीं है कि भाई वो बेच रहा है, उसने तो पानी का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था उसके साथ। लेकिन जब उसने वो लैंड बेचा अपना 5 बीघा, तो उसने नए वाले को बता दिया कि भाई इसमें एक ट्यूबवेल लगा हुआ है और मैंने 10 साल का एक एग्रीमेंट कर रखा है एक्स को कि मैं उसको पानी दूंगा ही दूंगा। तो यहाँ पर उसने अपनी जो लाइबिलिटी है, बर्डन ऑफ लाइबिलिटी, वो ट्रांसफ़र कर दी। किसके ऊपर ट्रांसफ़र कर दी अपनी बर्डन ऑफ लाइबिलिटी? नए परचेज़र के ऊपर। तो जहाँ पे सेलर अपनी बर्डन ऑफ लाइबिलिटी ट्रांसफ़र कर देता है, वहाँ पे आगे उतने टर्म तक उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफ़िल करने का राइट होगा किसका? जिसने वो लैंड, वो खेत परचेज़ किया। तो इसे कहते हैं कन्वेनेंट ऑफ रनिंग विद द लैंड। एक और एग्जांपल से ज़रा इसको समझ लेते हैं कन्वेनेंट ऑफ रनिंग ऑफ लैंड को। कि मान लीजिए कि ए बिल्डर है, उसने एक बिल्डिंग बना दी, उस बिल्डिंग में उसने 4 फ्लोर तैयार कर दिए बना के, और बिल्डिंग जो थी वो सी की थी, और ए ने उसको लेके और बिल्डिंग बना दी। ए और सी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि भाई बिल्डिंग के 2 फ्लोर तो मुझे देगा बनाने के बाद, और 2 तू बेच लेगा। अब ए ने उठा के वो बेच दिया डी को। अब डी को वो लैंड फर्स्ट फ्लोर बिक गया, डी उसमें रहने आ गया। लेकिन ए के और बी के बीच में तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था।
कि भाई 2 फ्लोर उसको देगा। तो अब बी ने सोचा कि भाई डी तो आ गया, इसने पैसा दे दिया एक, और एक सेट बिल्डिंग बना कर चला भी गया, तो अब मैं इसके ऊपर केस डाल देता हूँ खाली कराने के लिए। क्यों? क्योंकि मैंने लैंड तो मेरा है, मैंने तो इसको बेचा ही नहीं, कोई पैसा लिया ही नहीं, तो प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लग जाएगा इसके ऊपर। तो जब कोर्ट में ये केस गया तो कोर्ट ने ये बोला कि भाई आपने डायरेक्टली इनडायरेक्टली बेनिफिट तो लिया उसका, चाहे ए ने पैसा लिया, ए ने बेचा, लेकिन ए ने बिल्डिंग तो बना के दी थी। तो बिल्डिंग बना के देने के बाद उसमें कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि भाई 2 फ्लोर वो बेचने का राइट रखता है, तो बेचने का बाद राइट रखता है तो पैसे लेने का भी राइट रखता है। तो कोर्ट ने इसमें डिसीजन दिया किसके फेवर में? जिसको सेल किया गया था फ्लैट फर्स्ट फ्लोर, सी के फेवर में, और ये प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से एक्सेप्शन लग गया। तो एक्सेप्शन जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जांपल है, जो उसको अच्छा और बेटर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनाता है इंग्लैंड के कंपैरिजन में। तो इसी तरह से मैं आपको आने वाले वीडियोस में और भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के टॉपिक कवर करता रहूँगा। अगर आप वीडियो जल्दी ही देखना चाहते हैं तो कुछ कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप ये वीडियो देख पा रहे थे एजुकेटर ऑफ दिल्ली चैनल पर। मेरा नाम मुकेश किरार है। मैं BA LLB और LLB और CCS यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए वीडियो बनाता रहता हूँ। आपको किसी भी टॉपिक पर अगर वीडियो की ज़रूरत है जो आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, मुझे यूट्यूब पे कमेंट करके बता सकते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में। अगर आपको इसके नोट्स भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगा। तो मेरे वीडियो पर कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपके कमेंट ही हमें मोटिवेट करते हैं आगे आने वाली वीडियो को बनाने के लिए और अपनी कमियों को दूर करने के लिए। वीडियो में कुछ कमी रह गई हो, कुछ आपको अच्छा ना लगा हो, तो उसको भी ज़रूर मेंशन करें, क्योंकि आपके इन्हीं कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है नए नए वीडियो बनाने के लिए, और आपके कमेंट ही हमारे लिए मोटिवेशनल पावर है। मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने सहपाठी जितने भी आपके लॉ के पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, LLB और BLLB या अदर्स कोर्स जिसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट कवर होता है, उनको मेरे वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और साथ में ये कहें कि वो सब्सक्राइब ज़रूर करें इसको, क्योंकि उन्हीं के सब्सक्राइब करने से और शेयर करने से मेरा चैनल ग्रो करेगा। एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया कि आपने इतना समय दिया, मेरे वीडियो को सुना। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब भी करें और आगे और लोगों से भी सब्सक्राइब कराएं, ताकि मैं आपके बीच में इस तरह से इंस्पिरेशनल एजुकेशनल वीडियो लाता रहूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया इतना समय देने के लिए। मेरा नाम मुकेश किरार है और मैं एजुकेशनल वीडियो बनाता हूं CCS यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए। आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो की ज़रूरत है तो मुझे एक बार ज़रूर बताएं।